हेलो एवरीवन। सो आज बहुत सारे कपल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है, क्योंकि आज आपको जो भी एक शादी की जो विधि होती है ना, क्योंकि हम देखो बहुत सारा तामझाम करते हैं एक शादी के लिए, पर शादी होती कैसे है, शादी का मतलब क्या है, क्यों, और इसको जो पूरा एक स्टोरी टेलिंग भाव होता है, एक स्टोरी कैसे आप पूरी की पूरी वेडिंग में, उसके प्री वेडिंग फंक्शंस में कैसे क्रिएट करोगे, इसकी क्या महत्वता है, ये सारा कुछ आप जो है इस पूरे पॉडकास्ट में समझोगे। आज हमारे साथ है मिस मेधा अंतानी जी। ये एक बहुत ही अच्छे एंकर है और आप मानोगे नहीं, ये जब 4 साल के थे जो है ये एंकरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे गुजराती जो सॉन्ग राइटिंग का काम है वो उन्होंने किया हुआ है। जो बड़े बड़े जो फिल्म के सिंगर्स होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने सॉन्ग लिखा है। एट द सेम टाइम जब हम बात करें शादियों के लिए, तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पर वहाँ तक कि मल्टीकल्चरल वेडिंग्स का भी काम किया है। तो इट्स नॉट जस्ट सम कल्चर्स बट ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स की विधियाँ कैसे फंक्शन करती है, और ग्लोबल लेवल पर जो हमारे इंटरनेशनल लोग होते हैं उनका भी कैसे जो है कल्चर है शादी को लेके। बिकॉज वी फील कि ठीक है ये शादी अच्छी है, इस हम एज फोटोग्राफर्स भी ये बात को डिबेट करते हैं, तुझे कौन सी शादी का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, गुरुद्वारा वेडिंग पसंद है, गुजराती वेडिंग पसंद है। एज फोटोग्राफर्स भी हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, तो आई एम श्योर एज कपल्स आपके भी मन में ये सारी चीज़ें रहेगी। तो ये सारा जो पॉडकास्ट है हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आज आए हो और आपने जो है टाइम दिया है हम सबको। थैंक यू सो मच मानसी। एक्चुअली थैंक यू कि आपने मुझे याद किया। तो जो भी कपल बनने जा रहे हैं या जो नए नए कपल बने हैं या जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी हमारी वेडिंग की भाषा में कि कुर्यात सदा मंगलम। इसका क्या मतलब होता है? कुर्यात सदा मंगलम का मतलब होता है हमेशा आपके जीवन में मंगल ही मंगल बना रहे, शुभ मंगल आपके जीवन में बना रहे, सुख शांति समृद्धि और हमेशा आनंद मंगल होता रहे। तो आप मतलब जो जिस हिसाब से अभी आपने श्लोक भी कहा, मतलब आप जो है एक पूरी विधि जो शादी की होती है उसको समझते हो। अभी मुझे आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो है मास्टर करते हैं वैदिक सेरेमनी में, वैदिक विधि। मुझे ये भी नहीं पता कि वैदिक विधि होती भी क्या है। हमें सिर्फ वैदिक मैथ्स पता है जो स्कूल में हम लोग को कहा जाता था। अभी वैदिक वेडिंग सेरेमनी क्या होती है? नहीं, ये वैदिक मैथ्स जितना डिफिकल्ट नहीं है। ओके। वैदिक मतलब वैदिक पद्धति से, शास्त्रोक्त पद्धति से जो हमारे वेद में लिखे गए हैं, ऋषि मुनियों ने जो उनके विधियां बताई हैं, और हर विधि का एक महत्व है। वैसे तो कहा जाता है कि शिव और पार्वती ने जो है वो विवाह की रचना की है। शिव और पार्वती ने सबसे पहले 4 फेरे लेकर, 4 फेरे क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, वहां से उन्होंने ये पूरा विवाह संस्कार जो है वो शुरू किया था, जितना मेरा नॉलेज है उतना। तो वहां से ये चली आती प्रथा है, और ये सारी विधियां जो हमारी होती है वो संस्कृत में उसके श्लोक मंत्रोच्चार के साथ होते हैं। उसके हर एक विधि के पीछे कुछ उसका महत्व होता है, ताकि पति और पत्नी आने वाले जीवन में, जैसे इट्स अ मर्जर ऑफ 2 सोल्स, राइट। तो जैसे 2 कंपनी मर्जर करती है या उनका कुछ कोलैबोरेशन होता है, तो उनके प्रॉपर पेपर वर्क होता है जिसमें वो क्लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। अब ये मर्जर ऐसा है कि वहाँ उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, इट्स अ मॉरल कमिटमेंट। तो उसको पक्का कैसे किया जाए, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे हम विधि कहते हैं, दैट्स वैदिक विधि, जो कि मंत्रोच्चार के साथ साथ चलती है। और जब वैदिक विधि से विवाह होता है तो हम हिंदू संस्कृति वाले हैं, तो हम उनको मानते हैं। तो इस पद्धति से विवाह होता है, तो उसका फल जो भी हो, पर एक माहौल, एक वातावरण जरूर बन जाता है। बट माय क्वेश्चन इज कि आप जिस लिए बात करते हो ये तो काम पंडित का है जी, आप तो एंकर हो, और जिस हिसाब से अभी आपने शुरू भी किया, अरे ये तो पंडित लोग हमेशा शुरू करते हैं। आप देखो, आपकी अदालत देख लो, कोई भी जब मारा जाएंगे वो श्लोक से शुरू करेंगे। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो एंकरिंग हो, तो एक एंकर का रोल तो यूजुअली हम शादियों में यही देखते हैं कि वो आते हैं, अच्छा नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट परफॉर्मेंस, यही सारी बातें करते हैं। सो व्हाट अबाउट यू, लाइक आप जो कह रहे हो कि आप विधि समझाते हो, क्योंकि एक महाराज भी विधि समझा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो संस्कृत में समझाते हैं इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? सबसे पहले तो विप्रगण जो होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जो जिसे कहते हैं जानकार लोग होते हैं,
उनको वंदन करते हुए ये कहूँगी कि मेरी तो कोई क्षमता नहीं है उनके आगे जाने की, क्योंकि ईश्वर के बाद विवाह में भी सबसे पहले सारे देवी देवताओं का आह्वान करने के पश्चात ब्रह्म पूजन करवाया जाता है, ब्रह्मदेव पूजन, यानी कि जो वहाँ बैठे होते हैं पंडित जी, उनका पूजन यजमान के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि उन्हें ईश्वर के बाद स्थान दिया जाता है कि ईश्वर की बातें वो हम तक पहुँचाते हैं, ये उनका स्थान है, तो उनसे परे तो हम जा ही नहीं सकते। बट माई रोल इज, पंडित जी अपने हिसाब से बहुत अच्छी विधियां समझाते हैं, पर व्हेन माइक इज विथ अस, तो अब क्या हुआ है कि शादियों में जो विवाह मंडप में बैठे हैं उनके साथ साथ बाकी जो भी परिजन हैं ये भी सारी विधियां समझ पाए, उस हेतु एंकर्स रखते हैं, और उसका फल भी देखने को मिलता है कि व्हेन वी एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज, जो उनको समझ में आता है, उस लैंग्वेज में हम जब विवाह की एक एक विधियां चलती हैं तो उस विधि के साथ साथ अलबत्ता पंडित जी को लेकर चलते हैं। वी जस्ट कोऑर्डिनेट विद पंडित जी बिफोर हैंड कि भाई सबके रिवाज अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले उनको पूछ लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर कि पंडित जी आप थोड़ा समझाएं, इसमें कोई विधि में, जनरल तो विधियां सेम होती है पर हर कास्ट में, हर धर्म में, हर उसमें अलग अलग कुछ न कुछ होता है, तो उनसे पहले पूछ लेते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाकर हम हमारे मंच पे से जैसे जैसे वहाँ विधि चलती जाती है हम भी उसका विवरण देते जाते हैं, या सिंगर्स जो होते हैं वो विधि के साथ साथ गीत गाते हैं। तो इसका तालमेल इस तरह से बैठता है कि लोगों को लगता है हाँ, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या बैठे हैं, ये भी विधि भी समझ रहे हैं, विधि के अनुसार जो गाने चल रहे हैं उसका भी मजा ले रहे हैं। तो शादी में सिर्फ आए, आशीर्वाद दिया, खाना दिखा दिया, वो जमाना चला गया। Everybody is involved in this wedding and everybody really enjoys if the also team is revives good. their own vows. Exactly. अगर समय है और शांति से बैठते हैं, समझते हैं, तो आकर हमें बताते भी हैं कि भाई आज तक हमने तो शादी कर ली, इतने साल हो गए, पता भी नहीं चला, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि एक शादी में एक छोटी सी भी विधि का महत्व क्या होता है, क्योंकि पीपल आर क्वाइट क्यूरियस नाउअडेज। उनको हर चीज में तर्क चाहिए, हर चीज में सवाल चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करे तो चल जाता है, क्या जरूरी है, पुरानी चीजें हटाओ नई चीजें लाओ। पर ऋषि मुनि हमारे इतने एडवांस्ड थे, आप सोचिए कि जीरो का जो आविष्कार है उस जमाने में किया था, कितने साल प्राचीन काल है, शून्य की खोज हमने की है, जो जीरो ऐसे वैल्यूलेस है, पर आज वी नो कि आगे पीछे जहाँ लगता है उस हिसाब से वो वैल्यू बढ़ा देता है, घटा देता है। तो हमारा इतना एडवांस टेक्निक है कि हमारे विवाह विधि में भी उन्होंने सोच समझ कर हर चीजें रखी है। तो ये चीज लोगों को अब धीरे धीरे उस तरफ जाने की उत्कंठा हुई है, और ये उत्कंठा मुझे लगता है मानसी इसलिए हुई है कि अभी जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, इफ यू सी द फॉरेनर्स, इवन दे आर इंक्लाइंड टू अवर ऑल दिस रिचुअल्स, दे आर क्वाइट इंक्विजिटिव, they are quite curious, they learn, they have their own research. तो अब जाके अगर वो लोग हमारी हर चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है हमारी भी जो लोग हैं, वो जो जाती हुई चीज है, वो क्या चीज है, वो जानने के लिए भी कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी ऐसे वैदिक विवाह रखवा देते हैं। एंड व्हेन they see the outcome, they really feel कि this was worth. But लेट मी टेल यू, आज के ज़माने में आई एम श्योर काफ़ी कपल्स से एग्री करेंगे यार, देखो वी हैव संगीत, वी हैव रिसेप्शन, वी हैव पीठी, वी हैव सो मेनी फंक्शंस, अभी कहाँ हम शादी के लिए इतना सारा टाइम देंगे। और अब तो महाराज को भी ये कहा जाता है, आई एम श्योर काफ़ी लोग इसको एग्री करेंगे कि वो थोड़ा जल्दी कर दो, कितना टाइम लगेगा महाराज। इट्स नॉट अबाउट इंसल्टिंग, वो इंसल्ट का भाव नहीं होता है, पर ऐसा है कि कितना टाइम, अभी बहुत सारे लोग आए हैं, सबको मिलना है, ठीक है, विधि इज इम्पोर्टेंट, अभी समझ में तो आ नहीं रहा है कि लोग क्या करवा रहे हैं, इट्स बेटर टू वाइंड अप एंड वी नो वी हैव ऑलरेडी अग्रीड ईच अदर, हम लोग ऑलरेडी शादी मन से कर चुके हैं, ये तो चलो विधि है। ये तो बेसिक फैक्ट है ही कि जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, आपका एक कंपैटिबिलिटी नहीं है, तब तक शादी करो, उसको निभाओ, फिर निभाते जाओ, ऐसी बात हो जाती है। तो यदि आपकी वो सारी चीजें एक साथ तालमेल में बैठती है, आपका सायुज्य अच्छा है, तो फिर ये विधि के मुताबिक शादी हुई ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी आफ्टर ऑल मन से मेल तालमेल होना चाहिए, यही है। पर
द थिंग इज ये तालमेल जहाँ कभी लाइफ में हिलडुल जाता लगता है तब पीछे का जो हमने जो ऐसे विवाह विधि पूर्वक करी होती है वो याद आता है. व्हेन यू रिवाइंड द टेप और यू जस्ट इंसर्ट द पेन ड्राइव, शादी का जो था वो देखते हैं, तब जाके जो अपने वचन दिए थे कहीं लाइफ में कहीं ऐसे कोई रफ पैच भी आ जाता है तो तब जाके याद आता है. और हो सकता है कि तब ये सारी विधियाँ आपको काम में आए, फिर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके अगेन जिसे बोलते हैं ना अपने आप को रिनोवेट करके अपना प्यार रिवाइव करने की. पर ये जो आप जो सारी चीजें बोलते हो, बहुत सारे लोगों को ये फिलोसॉफिकल लगता है. आई नो कि दिस इज लाइक कि ठीक है, यू जस्ट फेल्ट ट्रेडिशनल, बाकी तो अभी कहाँ, अभी 10 साल के बाद क्या ये है. ये हाँ. सारी चीजें, और ये सारी चीजें अब के कपल्स जो मेरे एज के हैं वो सारे तो अभी ही ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं. सो जब आप बात करते हो ट्रेडिशनल विधि या वैदिक विधि, जो आपको एक्चुअली मॉडर्न वेडिंग नहीं है, ये उल्टा जा रहा है, क्योंकि आप पूरा ट्रेडिशनल सेटअप वहाँ पे करते हो. सो आप वहाँ पे उस विधि में क्या ऐसी चीज़ें कहते हो जिससे इसका इम्पैक्ट आप जैसे बता रहे हो कि सालों बाद भी पड़ेगा? इसी का एक मैं एग्जांपल दूंगी. एज यू से कि यंग जनरेशन, राइट? सो रीसेंट एग्जांपल, अभी इन मे 2023 वी वेंट टू बाली, इंडोनेशिया फॉर वैदिक वेडिंग. मेरे साथ म्यूजिक टीम भी थी. तो द ब्राइड वॉज फ्रॉम यूके, शी वॉज गुजराती, और उनकी पूरी पीढ़ी वहीं पे रही थी. नोबडी वॉज दैट मच कनेक्टेड टू इंडिया. ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत साल हो गए, उनका भी इंडिया से उतना कनेक्शन नहीं है. जो पुरानी पीढ़ी है वो थोड़ी बहुत मातृभाषा जानती है, बाकी एवरीबडी वॉज कम्प्लीटली ब्रिटिश. एंड द ग्रूम वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनका भी यही हाल था. द थिंग वॉज ब्राइड वॉज लिटिल बिट हेजिटेंट कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, एज यू सेड कि इतना नहीं चाहिए मुझे. वी हैव आवर ओन ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, वो है तो चल जाएगा. आई डोंट वांट ऑल दिस ताम जाम, क्योंकि हमने प्री वेडिंग संगीत में बहुत धमाल कर ली. वी आर फ्रेंड्स यार, ये सब करने की क्या जरूरत है, फटाफट शादी खत्म करो ताकि आफ्टर पार्टी और रिसेप्शन में हम टाइम दे पाए. ग्रूम एंड ग्रूम्स फैमिली वाज इंसिस्टिंग कि नहीं कुछ तो रखते हैं ऐसा. दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट विल बी हैपनिंग, व्हाट विल दिस वेडिंग. हाँ, ये क्या है उनको नहीं पता था. खैर हम गए वहाँ पे, विधि समझाई. टू माई सरप्राइज एंड इवन टू योर सरप्राइज ऑल्सो, बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट बाली में तो आते रहते हैं. वो लिटरली वहाँ रुक गए, उन्होंने हमारा पूरा वीडियो लिया. दे वर फॉरेनर्स लिटरली, मे बी ऑस्ट्रेलिया से आए थे, कोई साउथ अफ्रीका से था, कोई कहाँ से था, इंडिया के तो नहीं थे, आउटसाइडर्स से. इन्होंने हमारा वीडियो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उच्चारण होता है ना मंत्रों का, उसकी एक अलग ऑरा होती है. दे डोंट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज बट स्टिल दे ग्लूड टू व्हाटएवर इज हैपनिंग. ये पावर है. कट टू सब कुछ हो गया, मैंने मेरे हिसाब से सब नरेट किया, समझाया, अच्छे से विवाह हो गया. फाइनली बहुत रेयर ये होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम एक्नॉलेज अस. ब्राइड एंड ग्रूम दिस टाइम केम टू अस. जब वो विदाई होते टाइम विवाह मंडप से नीचे उतरते हैं तो हमारे पास आए. एंड देन ब्राइड सेड कि आई वुड हैव मिस्ड इफ आई वुड हैव रिफ्यूज्ड यू ऑल. मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा महत्व का इवेंट रहा ड्यू टू योर वैदिक चैंटिंग एंड द होल कॉन्सेप्ट, कि मुझे मेरी शादी का सिग्निफिकेंस जो है वो अब समझ में आया और मैं उसको जिंदगी भर याद रखूंगी. क्योंकि पहले शी वॉज रिलक्टेंट, शी इज मॉडर्न ब्राइड, राइट, पढ़ी लिखी है. शी वॉज लिटरली रिलक्टेंट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. बट आफ्टर हैविंग दिस कॉन्सेप्ट, आफ्टर हैविंग अस ऑन बोर्ड, शी रियलाइज्ड, और उनकी भी नम्रता है कि वो नीचे आकर फिर हमें आकर थैंक्स बोल के गए कि वी वर सो हैप्पी, यू मेड आवर डे रियली स्पेशल एंड हैप्पी एंड मेमोरेबल. तो आप ये जो विधि है उसमें करवाते क्या हो कि बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? देखिए, पंडित जी अपने हिसाब से जो भी समझाते हैं, तो सबसे पहले तो द्वार पोखना से शुरू होता है. बारात आ रही है तो पोखना की भी क्या विधि है, क्यों करवाते हैं ये विधि? मस्ती करने के लिए, सिर्फ नाक खींचने के लिए, या आए हुए लोगों का बस ऐसे ही डीजे वाले ने गाना बजाया, हमने अच्छे से गीत पे एंट्री किया, उसके लिए नहीं. द्वार पोखना की भी एक सिग्निफिकेंस है
कि द्वार आए हुए दूल्हे राजा है वो विष्णु का अंश माना जाता है उसे, तो उसको अपना ड्यू रिस्पेक्ट देना है, उसके साथ साथ पूरे परिवार को इस तरह से सम्मान देना है कि आगे चलकर, क्योंकि ये एक ही अवसर होता है कि दूल्हा पूरे फैमिली के साथ आता है। बाकी तो क्या दूल्हा अपने हिसाब से आएंगे, दूल्हे के माता पिता कभी आते जाते रहेंगे, पर शादी एक ही अवसर है कि दूल्हे के पूरे फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली सब आपके घर एक बार ही आते हैं, तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद विवाह मंडप में जब वर और कन्या बैठते हैं तब जो जो विधियां होती है कि सबसे पहले गणेश पूजन, कलश पूजन, उसका महत्व क्या है, ना करवाएं तो चलता है, पर ये विवाह का मंडप है वो खुद एक पवित्र बन जाता है। यू नो द सेरेमनी हैज सम सिग्निफिकेंस, यहाँ से दोनों की जिंदगी चेंज होने वाली है। ऑफ कोर्स नाउअडेज एवरीबॉडी थिंक्स दैट कपल शुड बी गुड, यू नो दे शुड हैव अ फ्रेंडशिप, ये तो पहली चीज है ही, पर जहाँ कहीं गृहस्थाश्रम का दायित्व आता है वहाँ वो ईगो क्लैश भी ना हो, इसके लिए वो विवाह परिसर में ये विधियां इसलिए समझाते हैं हम लोग उनकी भाषा में, मॉडर्न तरीके से, जहाँ ये अब मैं जो बोल रही हूँ वो भारी भरकम बातें नहीं आती, इन अ मॉडर्न वे उनको समझाते हैं, आज के टाइम को रिलेट करके समझाते हैं ताकि उनको लगे कि एवरीथिंग इज रिलेटेबल। कलश पूजा भी करवाई है तो उसका जो रिलेटिविटी है वो आज के समय में भी है। कन्या पूजन करवाया जाता है तो उसकी भी रिलेटिविटी है। बहुत सारी कन्याएं कहती है बिफोर हैंड कि कन्या पूजन मेरे फादर मेरे पैर नहीं धोएंगे, कन्यादान नहीं करने दूंगी। कन्यादान शब्द तो आप यूज ही मत करना, क्योंकि मैं कोई दान में देने वाली चीज नहीं हूँ, एंड दे आर राइट इन अ वे। उसमें बहुत डिबेट चलती है, आजकल चली भी है, तो वहां हम बोल देते हैं कन्या विवाह सम्मानदाता, क्योंकि ये कन्या जो है वो पिता दान के तौर पे नहीं देता, इट्स कन्या आदानम, आदान प्रदान अगर देखा जाए तो इट्स अ गिव एंड टेक, पर यहाँ पे गिव एंड टेक नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तो मुझे सामने मिलेगा, निस्वार्थ भाव से अ पीस ऑफ हार्ट ही इज ऑफरिंग टू द अदर मैन। तो ये बराबर उसका जो बोलते हैं ना पूरी तहकीकात करने के बाद अपनी बेटी देगा, वो तहकीकात कैसे करेगा, वर पूजन करके, अहम साधु भवानाम ऐसे उसको बोलना है। क्या आप सज्जन पुरुष हैं, मैं क्या आपकी पूजा करूं, लाइक फादर इन लॉ वुड बी, फादर इन लॉ वांट्स टू मेक श्योर दैट आर यू अ जेंटलमैन, तभी मैं आपको पूरी रिस्पेक्ट दूंगा, घर आए हुए मेहमान की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद। तो पहले के ज़माने में ये होता था, आजकल तो ऐसा नहीं होता है कि आजकल सबका शादी से पहले ही मिलना जुलना एक दूसरे के घर होता है, पहले ऐसे नहीं होता था कि किसी को देखा भी नहीं है और सिर्फ बड़ों बुजुर्गों ने ज़बान दे दी और शादी हो गई। तो उस टाइम पे ये एक ही टाइम ऐसा था जब कन्या के पिता जो हैं वो वर राजा के साथ कुछ कम्युनिकेट करके उसका इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, कितने पानी में है, वो जांच पड़ताल कर सकता है। उस मौके पे यदि उसको लगता है कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ही विल नॉट डू कन्यादान। तो ये विधि का ये मौका है। पर ये जो है जैसे आपने बताया कि ये पुराने जमानों का पुराने जमाने का है, तो अभी इस बात को मॉडर्नाइज कैसे करें? तो फिर कोई भी लड़की ऐसे ही बोलेगी तो पुराना है। ऑफ कोर्स पुराना है, पर तो आपने शादी ही क्यों की? अगर आपको कर लेना था तो माता पिता के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं थी। बट व्हेन यू ऑप्टेड फॉर ट्रेडिशनल वेडिंग कि सबको बुलाते हैं और ये विवाह मंडप में कोई नहीं तो पंडित जी तो आएंगे, इसका मतलब है कि आपने अपने माता पिता को साथ रख के उनकी सहमति, उनका आशीर्वाद लेकर फिर आगे की जिंदगी जीने का सोचा है। तो ये उसमें पुरानी या मॉडर्न बातें कुछ है ही नहीं, सीधी बात है कि आपका लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी है, पर जब आप विवाह का संकल्प करते हो शादी का, तो नेचुरली दोनों पक्ष के माता पिता तो एटलीस्ट होंगे, वो तो होंगे ही, कोर्ट मैरिज करोगे तो भी होंगे, और शादी हो जाने के बाद आप पैर तो छुओ उतना तो करोगे, राइट? तो ये एक तरीके का आशीर्वाद ही ले रहे हो, ये तो सबके सामने आपके पिताजी स्वीकृति दे रहे हैं कि अब मेरी बेटी का हाथ आप थाम सकते हो, दैट इज कॉल्ड हस्तमेलाप। ये हमारी संस्कृति में ही है कि पिता जो है वो सबके सामने पर पुरुष को कहता है कि नाउ यू कैन होल्ड माय डॉटर्स हैंड। उसके पहले, शादी से पहले आपके जो भी संबंध हो, पर यहाँ से आपको फॉर्मल स्वीकृति मिलती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, एंड व्हेन यू गेट ब्लेसिंग्स दैट ऑरा इज डिफरेंट। ये तो है ही। तो जब हम बात करते हैं वेडिंग वाउस की,
यूजुअली यही सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है जब भी हाँ। आप कोई शादी में जाते हो, और आई गेस वही सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी रहता है। Yes. पंडित जी भी जो 7 वचन समझाते हैं, तो ये 7 वचन कैसे क्या, और कुछ कुछ वचन तो ऐसे है कि आप घर जाओ तो मेरे को बोल के बोल के तो जाना, सब लोग हंसते हैं। उद्यान में जाओ तो अकेले मत जाना, और सब हाँ। लोग हंसते हैं कि हाँ, क्योंकि अब तो मतलब कहाँ पेरेंट्स वीडियो ही कॉल बोलते के हैं, ज़माने में। पता है पेरेंट्स ही बोलते हैं कि ऐसे हाँ। वाह क्या पंडित जी क्या बोल रहे हो, वो खुद अपोज करते हैं कभी हाँ। कभी, ये होता है। सो आप ये 7 वचन को मॉडर्नाइज कैसे करोगे? मानसी एक बहुत अच्छी बात है 7 वचन की। मैं बात बताऊं तो आई थिंक मैंने स्कॉटिश वेडिंग भी देखी है। अभी लास्ट ईयर मैं स्कॉटलैंड में थी, मेरे ही एक रिलेटिव की वेडिंग थी। तो ये हस्सा मिलाप जो बोलते हैं ना, वहाँ पे हैंड फास्टिंग होता है। तो बहुत रिचुअल्स ऐसी हैं, हमने उसको वैदिक या हिंदू या ऐसे नाम दे दिया है। बहुत सारे कल्चर में आप देखेंगे तो कुछ कुछ रिचुअल्स सेम है कि ब्राइड को उसके फादर लेके आते हैं, क्योंकि अब तक उसके प्रोटेक्टर फादर थे, आगे के बाद उसका हस्बैंड होगा प्रोटेक्टर, राइट। तो ये बहुत विधियां सेम है, जैसे आपने 7 वाउस बताया, तो ये भी बहुत जगह पर सेम है कि वी विल बोथ टेक ए वाव दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर, वी विल डेवलप अवर फैमिली एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंसल्ट ईच अदर, वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये वही चीज होती है जो हमारे हिंदू या वैदिक शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं। अब उस जमाने में क्या था कि वो इतना प्राचीन जमाना था कि फीमेल्स को प्रोटेक्टर की जरूरत थी, कि अगर वो बाहर भी निकलती है, केवमैन की उस जमाने की बात कर रही हूँ कि अगर वो हजारों साल पहले कि अगर वो बाहर निकलती है तो हंटर्स आ जाते हैं, उसका किडनैपिंग हो जाता है, बहुत सारी चीज होती है, उसमें से झगड़ा होता है। और तब जाके ऋषि मुनि ने ये विवाह व्यवस्था रखी कि 1 मैन 1 वुमन सॉर्ट ऑफ थिंग, फैमिली क्लैन, उससे फैमिली और क्लैन और फैमिली ट्री बनती है। तो बायोलॉजिकल भी एक कूल जिसे कहते हैं, तो एक बायोलॉजिकल भी एक प्रॉपर आइडेंटिटी मिल जाती है। तो तब बराबर था कि उद्यान में अकेले मत जाना, राइट। पर अब वो चीज नहीं है। तो अब मैं अगर ये बोलूंगी उद्यान में नहीं जाना, तो ब्राइड उठ के खुद ही बोलेंगी कि मेरा तो भाई ट्रैवलिंग का जॉब है, तो मैं क्या करूं, सब छोड़ दूं। तो मैं जो वाउज बनाती हूँ वो ऐसे करती हूँ कि वो टैगलाइन है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, इसी प्रकार से कि जो मूलगत भाव है वो वही रहेंगे, पर उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। ऑफ कोर्स इट विल बी इन मॉडिफाइड मैनर। मतलब जैसे कि आज के जमाने में अगर तुम सोचती हो कि तुम अमेरिका पढ़ने चली जाओ, या अमेरिका पोस्ट मैरिज चली जाती हो, तो एटलीस्ट मेरे साथ डिस्कस करके उस डिसीजन को लेना, वही तो एक डिफरेंस हो आ गया पूरा। ये तो है, पर हम लोग जब वचन देते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, सेकंड जो वचन होता है, जिसमें वर वचन और कन्या वचन दोनों होता है। तो वर कहते हैं, वर राजा कहता है, संस्कृत में जो है उसका मैं नरेशन, मैं विवाह मंडप में खुद बैठती हूँ, तो मैं बोलती हूँ स्पेशली कि जो भी वर राजा है दूल्हे राजा को समझाती हूँ कि आप अपनी पत्नी को दूसरा वचन देते हुए ये कहते हैं कि मैं अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग आपके कल्याण के हेतु करूंगा, यानी कि मेरी कैपेसिटी में जो भी है आपके वेलफेयर के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। शक्ति का प्रयोग आपके कल्याण के लिए करूंगा, शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर नहीं करूंगा। और यहाँ बैठे जितने भी पुरुषगण हैं उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि घर की महिला के ऊपर कभी शारीरिक शक्ति प्रताड़न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर ये डोमेस्टिक एब्यूज मिलता है। तो इस तरीके से हम वचन सबके सामने दिलवा देते हैं एंड ही हैज टू से यस आई अग्री। तो इस तरह से एक सोशल रिफॉर्मेशन भी हो जाता है और वो सीरियस भी होते हैं कि हाँ मुझे मेरी वाइफ को इक्वली ट्रीट करना है, मैं ये वचन दे रहा हूँ। और वहीं सामने ब्राइड को भी मैं कहती हूँ कि दूसरे वचन में कि जब आप ये कहती हैं तो आपका दायित्व ये बनता है कि आपके हस्बैंड का सम्मान भंग हो, ऐसा कोई भी कटु वचन आपको नहीं बोलना है। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, यू बी इन फ्रेम, खुल के डिस्कशन करो, पर ऐसा ना हो कि जबान कड़वी हो, आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज निकल जाए कि बाकी जिंदगी भर आप कितना भी करो वो सब धुल जाता है। तो मैं उनसे भी ये वचन दिलवाती हूँ कि न तो केवल अपने शब्द का प्रयोग ठीक से करो, पर यू विल रियली गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। आप उसका जो भी फ्लॉज हैं या कोई भी ऐसी चीज़ वो तीसरे किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्कस नहीं करोगे, जो है वो आप आपस में डिस्कस करके सॉल्व
करोगे, क्योंकि जहाँ कोई तीसरी व्यक्ति आ जाती है, चाहे वो आपके घर की भी फैमिली मेंबर हो, वहाँ धीरे धीरे आपका घर खुल जाता है और फिर धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ क्या है, एक तरीके का काउंसलिंग ही हो गया। अब जहाँ शादी टूटने पर होती है, वहाँ जब काउंसलर्स के पास जाते हैं तो यही चीज़ समझाते हैं वो। तो हम पहले ही सप्तपदी में उनकी लैंग्वेज में समझा देते हैं। जैसे तीसरा वचन है कि पति कहता है कि मैं इनके अर्थोपार्जन का भी दायित्व लेता हूँ, कि जो भी मैं खर्च कमाता हूँ उसमें सिर्फ मेरी मम्मी और फैमिली मेम्बर को नहीं, मेरी पत्नी को साथ लेकर चलूँगा। मेरे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें मेरी बीवी को मैं साथ लेकर चलूँगा। ये वचन दिलवा के मैं सामने पत्नी को भी स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ कि शी शुड बी अवेयर। और जहाँ पति भूलता है वहाँ याद दिलवाए कि आपने तो वचन दिया था, तो भाई पैसा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, आप मुझे बताइए। वहीं तीसरा वचन मैं पत्नी से भी दिलवा देती हूँ कि आप अभी घर की फाइनेंस मिनिस्टर बना दी गई हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल मनी। ऐसा नहीं क्योंकि हाथ में पैसा आया तो आपने कुछ भी सोच के खर्च कर दिया। आपका भी कुछ इनकम है, आजकल सब कमाते हैं, तो ये मत सोचना कि मेरी इनकम मेरी और इनकी इनकम इनकी। जो भी है साथ में मिलकर सॉर्ट आउट करना है। और फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें आपका स्ट्रॉन्ग हैंड इसलिए होना चाहिए कि लोग कहते हैं कि बीवियां बहुत शॉपिंग करती हैं, पर जनरली जो महिलाएं होती हैं वही बार्गेन करना भी जानती हैं, और 10 के 12,000 कैसे करने हैं और 12,000 से 12 लाख कैसे करने हैं वो भी हम ही जानती हैं, ऐसा मैं तो मानती हूँ। तो इस तरीके से दोनों को इक्वल बनाकर फिर मैं वचन दिलवाती हूँ। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन 7th वचन। मैं यहाँ खास कहना चाहूँगी कि इतने भारी भारी 6 वचन हो जाने के बाद हमारे ऋषि मुनि ने 7वां वचन मानसी दिया है कि सखा सप्तपदे भवा। अब मैं संस्कृत में बोल रही हूँ तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ये क्या है। सिंपल बात है, हमारे ऋषि मुनि ने उस जमाने से ये चीज सोच के रखी है। देखिए कि पति परमेश्वर, पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप, वो आप मानो ना मानो एक बात, पर 7वें वचन में आप दोनों एक दूसरे को इक्वल बना देते हो कि वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। एंड व्हेन वी से दैट वी आर गोइंग टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब एक दूसरे को अपनी ड्यू स्पेस भी देनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से हक जताना है, स्पेस देना भी आपकी दायित्व में आता है। सॉरी और थैंक्स कहने की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स में, फिर भी सॉरी और थैंक्स कहो तो वो अच्छा भी लगता है। एक दूसरे की कदर कैसे करना, एक दूसरे का खास तो सम्मान कैसे रखना, वो सारी चीज़ एक फ्रेंडशिप में ही आती है। और फ्रेंडशिप में सब मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी अनकंडीशनल। ये भी है, एक खुलापन रहता है कि आपको कोई भी डेजिग्नेशन का झिझक रखने की ज़रूरत नहीं। तो 7वां वचन पति पत्नी के लिए ये होता है कि मैरिड लाइफ में अगर फ्रेंडशिप ही नहीं है, कंपेनियनशिप ही नहीं है, तो फिर क्या रहा। तो जो लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी चीजें हैं, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने वही मॉडर्न चीज संस्कृत में कही है, इसलिए हमें थोड़ी ओल्ड फैशन लगती है। बाकी बात तो वही हो गई कि वी विल बी BFF। राइट। सो काफी लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि आप ये सारे जो आपने समझाया है भारी भाव, बहुत भारी भाव है। अभी ये देखिए बहुत ही अग्री करना कभी डिफिकल्ट हो जाता है और सबके सामने, और अब तो सब सुन भी रहे हैं। हाँ, कैसे वो नर्वसनेस अलग, बोलने के लिए बोल दे पर बहुत ही एक अनईजीनेस या थोड़ी एंजाइटी फील होती है, गिल्टी भी फील होता है कि भाई ऐसा कुछ बोला है, कैमरा के सामने बोला है। सो हाउ वुड यू टेक इट? नहीं, इसीलिए हम लोग जो 7 vows जो मैं डिजाइन करती हूँ इसी प्रकार करती हूँ कि while narrating, while explaining, it should be in a very lighter manner, yet उसका जो मेन भाव है, उसकी सीरियसनेस और सिग्निफिकेंस है, वो कहीं गुम ना हो जाए। तो जब मैं विवाह मंडप में ही बैठती हूँ, तो जब मैं जाती हूँ वचन के लिए, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि देखिए ये 7 वचन है, वर और वधु। तो जैसे जैसे मैं वचन बोलती जाऊंगी, वर राजा और वधु जो भी है उनको बोलना है आई अग्री और स्वीकार है, जो भी उनको जो लैंग्वेज इजी पड़े। फिर मैं जैसे जैसे वचन समझाती हूँ तो लिटरली दे बिकम वेरी सीरियस, दे आर फोकस्ड इनटू इट, और उनके साथ साथ पूरे परिवारजन इकट्ठा होकर सुनते हैं। ये मैंने देखा है। इट इज अप टू यू हाउ डू यू एक्सप्लेन देम। सब लोग बैठकर सुनते हैं। जहां उनको लगता है कि भाई ये, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि जहां आपको लगे कि यू कैन फुलफिल दिस वचन एकदम इजीली, से कॉन्फिडेंटली आई अग्री। और जहां आपको लगे कि भाई ये मुझसे नहीं हो सकता, ये तो सबके सामने मैं हाँ बोल दूं झूठ मूठ का, तो खुद से मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो यू कैन ऑलवेज से
आई विल ट्राई। क्योंकि सीधी बात है, मैं ये भी बोलती हूँ कि भाई सीधी बात है, मैरिज इज जस्ट अ थिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, साथ में रहते रहते ही धीरे धीरे पता चलता है आगे चलते चलते कि भाई लाइफ में क्या चीज़ें एक दूसरे के साथ चाहिए होती है। तो ये मैं उतना उनके लिए इजी कर देती हूँ। एंड टू माई सरप्राइज आई रियली लव देयर ऑनेस्टी। दिस यंग जनरेशन इज क्वाइट ऑनेस्ट एंड क्वाइट ओपन अबाउट एवरीथिंग, कूल अबाउट एनीथिंग। वो कहती हैं, ये जनरेशन या ब्राइड हो या ग्रूम हो, जहाँ उनको लगता है कि ये वचन थोड़ा कठिन है, तो दे रेडिली से एटलीस्ट आई विल ट्राई। एंड आई मेक श्योर दैट जब वो बोलते हैं आई विल ट्राई, पीपल शुड क्लैप फॉर देयर ऑनेस्टी। क्योंकि सबके सामने ये, जैसे आपने कहा, ये वाव वचन लेना, यही अपने आप में बहुत नर्वस होने वाली बात है। तो सबके सामने इतना ऑनेस्ट होके बोलना कि अगर मैं एग्री नहीं करता या नहीं करती तो एटलीस्ट आई कैन ट्राई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अब इतना सारा आप समझा रहे हो शादी की विधि के लिए, और हम शादियों में कंटिन्यूसली जाते रहते हैं, ये 4 चोड़ी लगाते क्यों है? ये 4 जो चोड़ी लगाते हैं मंडप में, वो चारों दिशाओं से ऐसे माना जाता है कि वो चारों दिशाओं से ऊर्जा लाने का एक सिंबल है। और एक मैं उतना नहीं मेरा जो सोच है, मेरा जो अपना जो एक वर्जन है कि उतना जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी बैठे हैं, दे शुड बी सीरियस अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन। आप विधि है, आपने प्री वेडिंग संगीत में बहुत धमाल की, मस्ती की है, जयमाला के टाइम पे भी बहुत मजा किया, मस्ती की, पूरी आतिशबाजी पीछे हुई है, पूरा इवेंट वालों ने ड्रामा क्रिएट करा है और आपको ड्रीम जयमाला दे दी है, ब्राइड की भी ड्रीम एंट्री हो गई है, यू आर वेरी हैप्पी कि इट्स गोइंग लाइक फेरी टेल वेडिंग। तो ये जो 4 जो चौड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर जो होने वाला है, वहाँ आपको अपने अंदर फोकस होना है। क्योंकि यहाँ आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि जितनी भी विधियां हैं, इसके बाद आगे जाके आप एक दूसरे के साथ एक नए जीवन में बंधने वाले हो, दैट इज फैमिली लाइफ, जहाँ थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बटेंगी भी सही, और कुछ खटमीठी भी होने वाली है। तो ये मुझे लगता है वो परिसर ऐसा है कि जहाँ जो भी अंदर बैठता है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड, फोकस्ड towards ritual and not towards all the glitz and glam. I think मैंने ऐसी बहुत सारी शादी अटेंड की है जहाँ पे अगर आप कौन सा लहंगा पहन रहे हो, कौन से मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर रहे हो, एम आई लुकिंग गुड। आई रिमेम्बर एक लड़की थी जो थोड़ी सी डार्क स्किन थी, एम आई लुकिंग फेयर इनफ, तो ये सारे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक, हम जब कोई बड़ी शादी का काम करते हैं, कोई पैलेस में काम करते हैं, या तो फिर कभी ऐसा होता है कि बेसिक कम्युनिटी हॉल की वेडिंग है, एज फोटोग्राफर्स और एज एंकर्स हम सबको हर जगह पे बुलाया जाता है। सो देयर वाज दिस वन डे जहाँ पे मैं एक पैलेस में थी और उसके नेक्स्ट डे में एक कम्युनिटी हॉल में थी। ओके, एंड आई रियलाइज कि भाई कहीं पर भी हो, सिर्फ थोड़ी सी थकान कम होती है क्योंकि भागना कम है, बट है तो वही सबको अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से ग्लैमरस दिखना है। दे वांट टू मेक श्योर दैट माय डे शुड बी द बेस्ट डे एंड आई शुड लुक द बेस्ट। और नहीं मानसी, आई एग्री, उसमें तो देखिए सबका अपने अपनी चॉइस होती है, ये एक ही दिन होता है, और आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी है कि पीपल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। यस, और उससे भी परे मैं ऐसा मानती हूँ मानसी कि पहले जो था, हमारी ही मम्मियों को देखो आप, दे वर क्वाइट शर्मीली, उनके ज़माने में तो बात करने का भी उतना नहीं मौका मिलता था, मतलब वो माहौल ऐसा था। आज कुछ ज़माना अलग है जहाँ हस्बैंड टू बी एंड वाइफ टू बी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कहीं 100% होते तो ही आगे बढ़ेंगे। इवन जो इन लॉज होते हैं वो भी इतने फ्रेंडली होते हैं कि अभी वो जो एक डर, झिझक, वो नर्वसनेस होती थी ना कि हाय मैं तो ससुराल जा रही हूँ, कैसा घर होगा, क्या होगा, वो सब अब नहीं रहा। इट्स वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आई मीन होम अवे फ्रॉम होम। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, मतलब मैं काफी लोगों के कपल्स के इंटरव्यू लेती हूँ, एंड उससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि हम हर अलग कपल को रोज देखते हैं। सही। सो मैंने हर ब्राइड, ऑलमोस्ट 80% ब्राइड यही बोलते हैं कि आई फील एज इफ आई एम जस्ट लिविंग माय होम एंड गोइंग टू अनदर रूम। एग्जैक्टली, इट्स वेरी कंफर्टेबल, आई डोंट इवन रियलाइज। कभी-कभी रियलाइजेशन रोना भी नहीं आ रहा है, मिलके रील्स बनाती है, बहुत अच्छा लगता है कि रिलेशंस आर वेरी
आई मीन गुड। और पहले जो था ना वो टिपिकल सास भी कभी बहुत ही वाला, हाँ, अब तो आगे रहा ही जाके वो नहीं है। सीरियल ही नहीं आएगा मुझे अब तो लगता लोग है। हंसते हैं ये सारी चीजों पे। सीरियल देख के हंसते हैं क्योंकि अभी वो जमाना नहीं रहा। एज आई सेड हमारी मम्मियों के टाइम पे अभी भी थोड़ा बहुत था, तो अभी काफी कुछ चेंज हो गया है। तो व्हाई नॉट, इफ दे वांट टू लुक गुड इट्स देयर राइट, उनका ही तो दिल है कि अच्छे दिखे, खूबसूरत दिखे। पर हाँ, उनके साथ साथ ये सब जो धमाल ताम झाम है, उसमें जो असली चीज़ है उसका महत्व कहीं चूक ना जाए, वो देखना है। क्योंकि आगे चल के ये सारी चीज़ पीछे छूट जानी है। जो साथ में रहेगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका बॉन्डिंग, आप दोनों मतलब ग्रूम एंड ब्राइड दोनों एक दूसरे के परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करते हो, डेप्थ कितनी है आप लोगों की सोच में, उसी से तो जीवन चलना है। कई बार ऐसे भी देखा होगा मानसी आपने, मैंने भी देखा है कि इतने अच्छे से शादी करवाते हैं, मतलब जग मंदिर पैलेस हो या जैसे आपने कहा कम्युनिटी हॉल में हो, 6-7 महीने के बाद हमें सुनने को आता है कि शादी अब टूट गई। और हमें बहुत ही दुख होता है कि भाई इतना खर्चा किया था, दोनों ने मिलके किया था खर्चा, तो ऐसा क्यों हुआ। तब जाके लगता है कि ये ग्लैमर अच्छा है, पर ग्लैमर के पीछे एक दूसरे के साथ का जो एक सायुज्य है, That was more important. है। मुझे लगता है इसीलिए That was only important actually. हाँ, इसीलिए ये सब विधियां पंडित जी भी समझाते हैं और हमें भी इसीलिए रखा जाता है कि पंडित जी जहाँ अपने तरीके से समझाते हैं वहाँ लोगों को अपनी भाषा में समझ में आए, वहाँ हमारा रोल आता है। और यू नो व्हाट, जिनकी शादी हो गई है, मतलब जो बैठे हुए होते हैं मामा चाचा, वो भी आके बोलते हैं कि भाई हमारी शादी को 50 साल हो गए, क्या जिया कुछ समझ में नहीं आया, पर आज समझ में आया कि उस टाइम पे जो विधि करवाई थी उसका क्या महत्व था। आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल। हम लोग कुन्नूर में थे, केरला में थे, और इट वाज मलयालम वेडिंग। तो मैं इंग्लिश में समझा रही थी। इट वॉज गोइंग ऑन वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मस्त शादी बहुत अच्छी हो गई। एंड बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ एक ऑडिटोरियम रखा था उन्होंने, जैसे हमारे वहाँ कम्युनिटी हॉल होता है या कोई अलग जगह होती है, वहाँ मैंने देखा ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ शादी होती है। एटलीस्ट वो शादी तो वहाँ पे थी। तो वहाँ एक बुजुर्ग आए एंड ही केम टू मी एंड ही सेड, आई एम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बट ट्रस्ट मी आई नेवर थॉट कि ये जो शादी की विधियाँ होती हैं इसका ये मतलब भी होता है। आई रियली नाउ वॉन्ट टू गो डीप इन टू ऑल दिस रिचुअल्स कि हमारे शास्त्र में या कोई भी विवाह में विधियाँ होती है तो किस लिए होती है। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड मानसी, कि वो चाहे केरलियन हो, एक तेलुगु वेडिंग भी मैंने करवाया है, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती में भी अलग अलग होता है, इवन स्कॉटिश वेडिंग भी जैसे मैंने कहा मैंने अटेंड किया है। मेन थिंग इज सेम, कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं, बाकी सबका जो फंडा होता है वो सेम होता है। यू नो टर्किश वेडिंग भी देख लो, जो मेन फंडा होता है वो सबका जो मूल होता है ना, वो कोर सेम ही होता है। फिर अपने अपने कास्ट रिवाज के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, मेन थिंग इज सेम एवरीवेयर। सो व्हेन यू से कि जब पंडित कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के आप दोनों यहाँ हो और आपको लगता है आप अपनी सहमति से हो, पर ये ऊपर वाले का काम था। और मैंने जब क्रिश्चियन वेडिंग, सिक्किमी वेडिंग, मैंने हर टाइप की, अब तो कल्चर बंगाली वेडिंग हर टाइप का किया है, और हर जगह पे वो वही कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। सो ये अग्नि को ही क्यों बीच में रखा जाता है? अग्नि, क्योंकि साउथ इंडियंस में ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत जगह वहाँ पे कुछ पेड़ जैसा कुछ रखते हैं। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इवन कुछ जैन विधि में भी शायद अग्नि नहीं होती है, कुछ जगह पर हमने देखा है। डिपेंड्स ऑन एज आई सेड की रिचुअल्स, वहाँ पे वो अपने महाराज को साथ में रखकर मंत्रोच्चार या उनकी जो शिक्षा होती है वो पढ़कर करवाते हैं। और बहुत जगह पर अग्नि को इसलिए साथ में रखते हैं कि अग्नि को एक ऊर्ध्वगमन, ऊपर जाती हुई ऊर्जा माना जाता है, और कुछ नहीं तो उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो अग्नि प्रज्वलित करने से क्लीन होता है। सो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज क्लीन, यू गेट क्लीन थॉट्स एंड यू आर रियली इनटू दैट रिचुअल। ये मेरा मानना है, उसका कोई अलग सिग्निफिकेंस जरूर होगा, तो जितना मैं समझ रही हूँ अग्नि को साक्षी, क्योंकि हम हिंदू जो है वो अग्नि को भी देव मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हालांकि चौरी मंडप में इन सभी तत्वों को आह्वान करके बुलाया जाता है, पंच महाभूत जिसे बोलते हैं, उन सभी तत्वों को बुला करके, क्योंकि हम खुद भी तो उसी से बने हैं, वो हम उसी के अंश हैं। अग्नि, पृथ्वी, अब जो पंच तत्व बोलो उसी के तो अंश है। कलश पूजन में क्या करते हैं, सर्वतीर्थ का जल इस कलश में है, ये मानकर हम सभी जल देवता को नमन करते हैं। ये
जल की पूजा हो गई। भूमि मंडलम, उदक मंडलम, ये मंत्रोच्चार करते वक्त हम किसको पूजा करते हैं? जिस भूमि पर अग्नि का हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं उस भूमि को प्रणाम। तो हमारे वहाँ ऐसी चीज़ है कि नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग सब में हम भगवान देखते हैं, तो सभी में भगवान की साक्षी मानकर सबको साथ रखकर फिर जाकर आशीर्वाद पति पत्नी लेते हैं। तो यहाँ पे 4 फेरे क्यों है? कोई अभी जब हम भैया वेडिंग शूट करते हैं, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में हम देखते हैं कि 7 फेरे हैं। हाँ, ठीक है। मारवाड़ी में भी शायद 7 फेरे कभी कभी होते हैं, कुछ मामा फेरे भी होते हैं। हाँ, उनके कुछ में 4 फेरे होते हैं। हाँ। अगर आप मराठी कोड़ी में जाओगे, वहाँ पे जो कपल है उसके आजू बाजू में उनकी बड़ी बहनें भी रहती है। मुझे नहीं समझ में आया ये बड़ी बहनों को क्यों रखा है, ये चारों क्यों फेरे फेर रहे, चारों जन फेरे फेर रहे। इसका रीजन ये उन्होंने मुझे बताया कि जो पहले के जमाने में बच्चे लोग जो थे शादी करते थे, तो उनको सही से चले इसके लिए 2 बड़ी बहनें वो करते थे। और थोड़ा बहुत जैसे बच्चे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो जो बड़ी बहनें होती है तो उनको लगता है कोई है मेरे साथ। एकदम से तो उनको रियलाइज नहीं करवा सकते कि भाई अभी आप पराई हो रही है, तो मे बी दैट इज द रीजन। सो जब हम ये बात करें कि जैसे 4 फेरे या 7 फेरे की, तो ये क्यों, मतलब किसी में 4 फेरे है या किसी में 7 फेरे, ये कैसे, मतलब ये सवाल मैंने भी हमारे पंडित जी को, मैं जिन से उनको पूछा था। नाउ इट डिपेंड्स ऑन क्लैन टू क्लैन, कास्ट टू कास्ट, ऐसे होता है। 4 फेरा तो बेसिक होता ही है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का होता है। तो लोग बोलेंगे क्या इसमें क्या धर्म क्या आया, बट द सिंपल थिंग इज, पहला फेरा लेते वक्त हस्बैंड एंड वाइफ दे आर बाउंड टू डू ऑल द ड्यूटीज, राइट। आप जब शादी करते हो तो आप एक सोसाइटी में आते हो, राइट। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है एज ए कपल, तो आपका दायित्व एक दूसरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ भी बनता है। आप मानो या ना मानो, इफ यू फील कि हमें दुनिया से क्या लेना, मैं राजा तू मेरी, मैं तेरा, हमें दुनिया से क्या लेना, पर एक्चुअली ऐसे नहीं होता। हम जो भी करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, वो कहीं सोसाइटी पे भी फर्क पड़ता है, और सोसाइटी हमारे साथ जो बिहेव करती है वो हम पे भी असर करती तो है। तो यहाँ तो 2 जने मिल रहे हैं। तो पहला फेरा धर्म का होता है, जहाँ पति पत्नी कहते हैं कि हम दोनों एक साथ अपना जो भी धर्म है वो सब पालन करके साथ में जीवन बिताएंगे। फिर दूसरा आता है अर्थ, मतलब नीतिपूर्ण अर्थ, धन कमाकर अपना परिवार भी आगे बढ़ाएंगे, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मैरिड। तीसरा आता है काम। देखिए हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, फिजिकल रिलेशन को भी एक सेंट्रलाइज, चैनलाइज करके उसको नाम दिया है कि तीसरा फेरा जो है वो हम और आप साथ में मिलके जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जो भी प्लेजर्स हैं वो साथ में उसका समभोग करके, उसके बाद अच्छी संतति समाज को प्रदान करके, अपने संतानों को अच्छे संस्कार देकर, वी विल बी मेकिंग अ परफेक्ट गुड क्यूट फैमिली। ये तीसरे फेरे का मेरे हिसाब से अर्थ है। और चौथा फेरा मोक्ष का, जिसका मतलब होता है कि ये तीनों चीज अगर आप सही ढंग से करते हो, पालन करते हो, देन यू आर आइडियल फैमिली, यू आर आइडियल कपल। तो ऑटोमेटिकली इफ यू आर हैप्पी, तो ये एक साल्वेशन स्टेट ही हो गया। मोक्ष मतलब जरूरी नहीं कि आप सीधा स्वर्ग में चले गए जहाँ पे अप्सरा है, वो नहीं, इट्स अ मेटाफर। मोक्ष का मतलब अगर आप ये सब करते, ये सारी चीज का पालन करते करते अच्छी फैमिली बना पाए हो, बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हो, तो फाइनली यू आर अ हैप्पी फैमिली। तो ऑटोमेटिकली मन में सुख शांति है, तो वो एक साल्वेशन स्टेट हो गया, दैट इज मोक्ष का फेरा। ये 4 मेन है। उसके बाद जो 3 फेरे होते हैं, बहुधा समाज में मामा फेरे बोले जाते हैं। मुझे लगता है वो इसलिए है कि ननिहाल पक्ष से भी बिटिया का रिश्ता होता है, तो इस प्रकार जो मामा परिवार है उसको भी वहाँ एक आदर दिया जाता है। और ननिहाल परिवार का भी, इस ननिहाल परिवार मतलब, ननिहाल मतलब बेटी की नानी का फैमिली, अच्छा, मैटरनल फैमिली, इसे ननिहाल बोलते हैं। और दादा का फैमिली तो है ही इसमें, क्योंकि बेटी की जो सरनेम है वो तो अपने पिता और दादा की ही लगी हुई है अब तक, राइट। तो मामा को इसलिए यह 3 फेरे में महत्व दिया जाता है, मामा सेवरा या जो मामा फेरा बोलते हैं, ताकि इस तरीके से मामा भी और ननिहाल नाना नानी का भी इसमें एक सिग्निफिकेंस हो, उनको भी एक रिस्पेक्ट मिले। उनके परिवार से भी 3 फेरे लगाने से एक चीज ये प्रस्थापित होती है कि उन्होंने भी बिटिया को इस संबंध में अपनी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। ये मेरा मानना है। ये जैसे ही 4 फेरे खत्म होते हैं, लोग कंसार करवाते हैं या एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं। 4 फेरे के बाद एक्चुअली होता है सप्तपदी। आइडियली ऐसे होना चाहिए
कि सप्तपदी, उसके बाद मंगलसूत्र और सिंदूर दान। सप्तपदी अगर हुई, 4 फेरे में लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ शादी हो गई, शादी नहीं। सप्तपदी के वक्त ही वो सात वचन समझाते हैं, राइट? हाँ, 4 फेरे में शादी संपन्न नहीं मानी जाती जब तक वो 7 वचन नहीं लेते सबके सामने। अच्छा, बहुत कपल्स बोलते हैं कि सबके सामने वचन लेने की क्या जरूरत है, हमने तो वैसे ही एक दूसरे को बहुत सारे वादे कर लिए हैं, तो हमको सबको बताने की क्या जरूरत है। बट देयर इज अ पॉइंट, ये क्यों रखा है सबके सामने? ताकि एवरीबॉडी इज अ विटनेस। कल को ये ना हो कि भाई बोल सकते हो ना आप, सबके सामने ही आपने बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। सो एक तरीके का एक लीगल चीज हो गया कि भाई देखो, एवरीबॉडी इज विटनेस कि हाँ एक दूसरे ने एक दूसरे को वचन दिया है। अगर आप पालन नहीं करते हो ये वचनों का तो कोई आपको बोलने नहीं आएगा, बट देन दैट इज अ मोरल कमिटमेंट, आई मोर सॉर्ट ऑफ। बट आई थिंक काफी लोग ना आजकल आफ्टर पार्टी या उस सारी जगहों पे या खुद से ही, मतलब मैंने ऐसी वेडिंग्स देखी है जहाँ पे अपने डॉग्स को लेके आते हैं और कपल जो है शादी कर रहे हैं और खुद के वाव्स खुद लिखते हैं। वो भी अच्छा है, वेरी नाइस, प्रोवाइडेड बचकाने वाव्स भी होते हुए मैंने देखे हैं कि यू विल चेंज द नेपी ऑफ आवर किड्स और कुछ ऐसा, मेरे लिए टैकोस ज़ोमैटो में ऑर्डर करूंगी, मैं ये करूंगी, दैट्स ओके। पर एक चीज ये है कि ये मेरे हिसाब से ये सुपरफिशियल है। अगर आपको अच्छा लगता है, उससे भी आपका बॉन्डिंग बना रहता है, तो देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि फाइनली उनको साथ में जीना है, राइट? वो जैसे भी जो भी वाव्स ले जीना है, बेसिक चीज वो ना भूलें कि ये सब तो जो भी है एक दूसरे का रिस्पेक्ट किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है। ईगो क्लैश जहाँ हो वहाँ ये चीज़ भी आनी चाहिए कि किसको ईगो कहाँ सबसाइड करना है। हर बारी ज़रूरी नहीं कि जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट करो, कहाँ आर्ग्यूमेंटिव ना हो के चुप रहना, वो भी एक चीज़ है जो हमारे वैदिक वाउज में इंक्लूडेड है। एंड आई थिंक वही तो, फिर से अगेन आई विल से, वही तो काउंसलर्स बताते हैं। उसी चीज़ की कमी बहुत बहुत बार पाई जाती है, लाखों रुपए फिर खर्च देते हैं। मुझे ये बताइए कि यू नो आजकल तो मिनिमलिस्टिक ब्राइड का जमाना है, यू नो कलर्स भी मिनिमलिस्टिक पहनते हैं लोग, ज्वेलरी भी मिनिमलिस्टिक। अच्छा, आजकल तो लोग मंगलसूत्र भी पहनना कम कर दिया है, हाथ में। और मैंने आजकल रिंग भी देखी, मुझे एक ऐड आई थी तो उसमें रिंग के अंदर ही मंगलसूत्र आ गया। और कभी कभी कोई लोगों को ये ब्लैक कलर का अच्छा नहीं लगता तो रेड पहनते हैं। रेड यू नो, या तो चेन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पहन लेते हैं रहेगा। और यू नो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बड़े बड़े ऐसा। सो यू नो ये मंगलसूत्र का भी क्या जरूरत है, या उसमें जो काले दाने डाले हैं उसका क्या मतलब है, इस विधि का क्या अर्थ? मंगलसूत्र आई मीन बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हाँ फीमेल की आइडेंटिटी है, मैरिड फीमेल की मंगलसूत्र, मतलब और लाइसेंस बोलते हैं उसे, लड़कों का तो कोई नहीं है। तो अब ये भी चलन है कि लड़के न्यूज़ भी कहते हैं कि मैं भी मांग भराऊंगा। दैट्स गुड यार, फाइन, अच्छा लगता है, नई चीज अच्छी लगती है, जहाँ तक रूट उसका मीनिंग क्या है वो समझ के चले। वो मीनिंग पता है, उसके बाद आप लाल पहनो, काला पहनो, हाथ में पहनो, ना पहनो, वो भी चलेगा। अगर आपको उसके सिद्धांत पता है, मंगलसूत्र मतलब एक दूसरे के साथ स्नेह का तंत्र, तो अगर ये धागा नहीं भी पहना है पर आप एक दूसरे का स्नेह है तो फिर ठीक है, कहीं भी पहनो ना पहनो क्या फर्क पड़ता है। ये पहनाते क्यों है, पर रीजन क्या है इसका? आई थिंक मंगलसूत्र इसलिए पहनाते हैं कि एक तरीके का, ये मैं अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रही हूँ, उसका जो भी मीनिंग हो, पर मुझे ये मीनिंग खुद से करना बहुत अच्छा लगता है कि पति की ओर से पत्नी को ये सबके सामने एक छोटा सा तोहफा हो गया कि ये गार्लैंड पहना के मैं सबके सामने तुझे आभूषण से सुशोभित करके आई एम गोइंग टू शावर ऑल द गिफ्ट्स टू यू। हम तो ये मीनिंग मान के खुश हो जाते हैं, उसका बाकी जो सिग्निफिकेंस हो। एंड यू नो बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं कि जो पहले ऐसे सवाल उठाती है, पर एट द टाइम आई हैव सीन जब मंगलसूत्र पहनाया जाता है या सिंदूर जैसी जिसे बोलते हैं ना, शी इज ब्लशिंग या क्लीशे ट्रेडिशनल विदिंग का भी वो अपोज करती होंगी, पर जब अपना टाइम आता है ना वो सब चीज चलती है, तो आई हैव सीन ऑल द ब्राइड्स रादर दे आर ऑलमोस्ट इन टीयर्स, दे आर सो इमोशनल। वो मोमेंट ही ऐसा होता है, बाद में वो चाहे मंगलसूत्र पहने न पहने, तो दैट मोमेंट इज सच कि आपको फील होता है कि समवन स्पेशल इज मेकिंग मी फील स्पेशल। बस यही। और फोटोग्राफर्स भी बहुत उसमें रहते हैं कि कैसे भी करके वो इमोशन चाहिए, बिकॉज़ आई हैव सीन once your photography also and videography, the way you present that those moments, स्पेशली हस्तमेलाप वाली है, फिर मंगलसूत्र या सिंदूर की मोमेंट्स है, तो मैंने आपके भी फोटोज देखे हैं, सो नाइसली यू कैप्चर। थैंक यू। आई थिंक दैट इज
वेरी इंपॉर्टेंट. माई दोज आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स. मुझे लगता है कि मतलब बचपन से ही जब मैं ये फोटोग्राफी देखती थी तो मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो एक चार्म है ब्राइड का, जो ग्लो है, वो ना ही मेकअप के बाद कहीं पे नहीं, कपल फोटोज में भी इतना नहीं, बट वो सिंदूर मंगलसूत्र के वक्त ही वो खुशी होती है. लड़का कहाँ यहाँ वहाँ ध्यान दे भी दे, पर लड़की का ध्यान वहीं पे होता है. आई हैव नेवर सीन एनी ब्राइड टिल डेट 500 शादियों का काम कर लिया, पर आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा. हाँ, मैंने आज तक बॉयज आल्सो दे गेट सेंटिमेंटल, यू नो, दे हैव दैट. मैंने बहुत सारे ग्रूम्स को भी इमोशनल. बट यू नो द थिंग विद मेन इज कि यू नो दे हैव टू डू दैट लॉकेट थिंग, तो उनका ध्यान वहां पे रहता है कि लग क्यों नहीं रहा है. यूजुअली लड़कियों का ध्यान पूरा they are glowing because I think every bride thinks about that day and that particular moment. Of course. और एक चीज अभी मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है कि यू नो मॉडर्न मीट्स ट्रेडिशन. मतलब जीन्स पैंट पहना है और ऊपर जो हाथ में लाल चूड़े भी पहने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना ट्रेडिशन भी संभाले हुए हैं एंड मॉडर्न. और ऐसा भी लगता है कि नया जोड़ा है, नया जोड़ा. that feeling. यू नो, आप जब हमारा ये शुरू हुआ था पॉडकास्ट, उसके पहले आपने सिंदूर का मतलब समझाया, जो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा. मुझे नहीं पता था कि सिंदूर का ये मतलब होता है. मुझे पता था कि सिंदूर सुहागन का एक निशानी होती है. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एवरीवन व्हाट डज दिस मीन? जो है तो बहुत लोग अभी लगाते भी नहीं है, और अभी एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हो गया है. लिपस्टिक लगा देते हैं, कुछ आता है वो लगा देते हैं. पर ये सिंदूर और कुमकुम, जो असली कुमकुम होता है, बिंदी जो लगाते हैं हम लोग और सिंदूर लगाते हैं, या जो 16 श्रृंगार करे हुए आई है नववधु जो कर बोलते हैं ना, तो नववधु के 16 श्रृंगार के भी नाम है, जिसमें बिछिया से लेकर बाजूबंद से लेकर हार, सब नथनी से लेकर सब चीज आ गई. वो सबका सिग्निफिकेंस है कि जब बिछिया पहनते हैं तो वो पाँव की जो नस होती है वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रखती है. यहाँ पे मदन फल पहनाते हैं ब्राइड को शादी के टाइम पे, तो वो मदन फल होता है, वो आपका रक्तचाप ठीक रखता है, क्योंकि नेचुरली एंजाइटी, नर्वसनेस बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उसका प्री वेडिंग जिटर्स. यस, जिटर्स. तो उसका आयुर्वेदिक भी सिग्निफिकेंस है, इसलिए लगाते हैं. तो सिंदूर का भी यही है कि यहाँ पे हमारा क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र आता है, तो ये जब बिंदी या सिंदूर हम लगाते हैं, असली जो कुमकुम होता है या फिर चंदन भी समझ लो, तो उससे क्या होता है, आपका मस्तिष्क जो होता है वो कूल रहता है, ऐसा माना जाता है. तो आप सही दिशा में सही सोच सकते हो. वो ज्यादातर वी फीमेल्स थिंक अ लॉट अबाउट लॉट्स ऑफ इश्यूज, और लोग चाहे कुछ भी बोले कि डिवाइडेड, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड इन हाउस. वो जो मेजर डिसीजंस होते हैं, इमोशनल डिसीजंस, फैमिली को लेके जो होते हैं, व्यवहारू जो डिसीजंस होते हैं, और अपना घर छोड़ना, हाँ, ओवरऑल तो है ही एक लड़की के लाइफ में. वो तो है ही. आप कितने भी फैमिलियर हो सबके साथ, तो ये एक रहता है कि अपरूट होके नई जगह पर जाना है. वो सारी एंजाइटी, नर्वसनेस होती है, वो थोड़ा काम डाउन हो जाती है, और आगे चल के भी आपको समझने में, चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, ऐसा माना जाता है. इसलिए सिंदूर का सिग्निफिकेंस व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक बहुत लोगों को तो बढ़ाता ही है हमारा. रेड कलर क्यों? रेड कलर के कपड़े, अब तो यू नो पीपल वांट पेस्टल शेड्स पहने हैं, व्हाइट भी पहनते हैं. व्हाइट भी पहने हैं, करवाई तो दोनों ने व्हाइट पहना था. हाँ, और एम्बियंस सोफिस्टिकेटेड लगता है. व्हाइट फूल लगाते हैं. रेड कलर क्यों करते हैं? रेड कलर जो होता है वो, देखिए, जब तक शादी नहीं होती है एक ब्राइड की, जब तक वो विवाह मंडप में होती है, कन्यादान होता है, तब भी वो गौरी स्वरूपा मानी जाती है. एंड जब उसका 4 फेरा और सप्तपदी हो जाती है और सिंदूर पूर्ति हो जाती है, तब वो श्रीमती जी मानी जाती है, गृह लक्ष्मी मानी जाती है. ये सारे माता जी के स्वरूप है. तो जो हमारे शास्त्र में लाल कलर शुभ माना जाता है, एक स्त्री शक्ति का द्योतक है, वो माना जाता है. इट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग ऑरा, यू नो, टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, डिसिसिव वुमन, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ योर होम. लक्ष्मी तो आपको बोल ही दिया है, एंड यू हैव दैट पावर विद इन यू. तो कलर थेरापी वाले लाल कलर को शुभ भी मानते हैं, इसलिए कन्या को लाल जोड़े में देखना और लाल जोड़ा पहनाना, आई थिंक उसी में उचित. तो ये शुभ भी है, कलर ऑफ लव भी है, कलर ऑफ पावर भी है, और स्त्री शक्ति का द्योतक है, माता जी का. तो डेंजर भी है. डेंजर भी है. हाँ. पतिदेव को पता है कि भाई, हाँ. अच्छा, एक रिचुअल होती है, मैं सबको बता दूं, द ग्रूम्स टू बी, कि जब आप शादी करोगे, जिनकी हो गई उनको पता है कि सप्तपदी के बाद आपको बिठाया होगा. पहले वो आपके राइट साइड में बैठी थी, इसके बाद उसको वामांगी करके
लेफ्ट साइड पे बिठाया होगा, बट आई मस्ट से शी may sit at your left, but remember wife is always right. तो ये सारी चीजें भी आप समझाते हाँ, हो। मैं समझाती हूँ। तो ये जो अभी तक हम लोग ये सारी मैं बात जब ये कर बोलती हूँ वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो सबसे पहले दूल्हे के पिताजी बोलते हैं हाँ वाइफ इज ऑलवेज राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। ये सारी चीजें अभी आप मुझे समझा रहे हो, एंड मैं तो इतनी शादियों में गई हूँ, मैंने हार्डली कभी ऐसा कुछ सुना भी होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं भी आज ये सारी चीजें सुन रही हूँ कि ये सारे इतने सारे मतलब है। तो इससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है कपल्स के माइंड में, कैसे क्रिएट होता है? होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है, और ना तो केवल कपल्स के माइंड में, पर जो सामने बैठे होते हैं, स्पेशली बहुत उदयपुर जयपुर जब हम जाते हैं, या उससे आगे दिल्ली गाजियाबाद भी जाते हैं, या एवरीवेयर आई थिंक मैंने देखा है कि जैसे शादी शुरू होती है, खाना शुरू हो गया, सब लोग खाते हुए भी सुनते हैं, व्हेन इट कम्स टू 7 सप्तपदी एवरीबडी गैदर्स अराउंड विवाह मंडपन, शांति से सुनते हैं। जो कपल्स पहले मुझे ही बोलते थे थोड़ा जल्दी करवा देना, व्हेन इट कम्स टू वेडिंग वाउज दे आर रियली फोकस्ड, दे लिसन केयरफुली और रिस्पॉन्स भी देते हैं, और उनको जहाँ लगता है वहाँ डिटेलिंग पूछते भी हैं। तो एक इम्पैक्ट पड़ता तो है, वो तो है, मैंने देखा है। टाइम हो ना हो एक बात है, कभी कभी कहते हैं टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो वचन होते हैं लिखे हुए उसको मैं बोल देती हूँ कि आप खुद ही पढ़िए, वो पढ़ देते हैं। पर जब हम समझाते हैं उसका एक इफेक्ट अलग पड़ता है। जनरली नहीं होता, हम क्लाइंट को पहले ही बता देते हैं कि इफ यू आर गोइंग फॉर वैदिक वेडिंग्स it will take at least 2 hours, 1.5 hour, maybe 2 hours. So it takes time. It takes time. It's not like any other traditional wedding. नहीं कर सकते, क्योंकि जो मंत्रोच्चार होते हैं उस मंत्रोच्चार के साथ मैं विधि समझाती हूँ। मधुपर्क का मतलब क्या है, फिर अर्घ्य दिया उसका क्या मतलब है, न्यास विधि बहुत अच्छी विधि है, एक करवाते हैं। अब लोगों को लगता है हाँ यार ऐसे पानी फिकवा दिया, अभी नहीं फिकवाया होता तो भी क्या चलता, but that is a spiritual sanitization and actual sanitization. आज तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। तो हमारे ऋषियों ने पहले से ही रखा था कि जब दूल्हे राजा आते हैं तो उसको हाथ धुलाकर पूरे शरीर में पानी छिड़कर उसका सिंबल ऑफ सैनिटाइजेशन करवा देते हैं। तो हर विधि को समझाने में भी टाइम जाता है, तो इसीलिए you cannot skip any mantras, that's the thing. So इसीलिए वैदिक विधि को अपने नॉर्मल विधि से ज़्यादा टाइम लगता है। तो लोगों को जिनको भी इंटरेस्ट है ऐसी वैदिक विधि करवाने में या ट्रेडिशनल विधि पूरी समझने में, सो दे हैव टू गिव यू दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर ऐसा ना हो कि आपकी शादी लेट हो गई, या आपने जो है इतने 2-3 घंटे का समय नहीं रखा, आगे और एक 2-4 फंक्शन रख दिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू एक्सप्लेन, और फिर कट शॉर्ट करना पड़ता है, और जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो भी नहीं होता है। सो द ओनली चंक इज सप्तपदी। फिर क्या होता है कि मुझे या तो 1 लाइन में समझाना पड़ता है, या तो मैं खुद उनको बोल देती हूँ आप पढ़ लीजिए, ये है एक ये पढ़ते हैं, एक वो सिंगर्स की टीम अगर बैठी है तो वहां से एक मंत्र गाते हैं, यहाँ से मैं बोलती हूँ ये वर का पहला वचन, तो वर खुद पढ़ लेगा, फिर कन्या का पहला वचन सिंगर्स गाते हैं, कन्या अपना पढ़ लेंगी, ऐसे करके भी खत्म कर देते हैं। बट जनरली वैदिक विधि समय तो लेती है, और हम बिफोर हैंड ही क्लाइंट्स को बता देते हैं कि इफ यू आर रेडी फॉर दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट होना जरूरी है कि सबको दिखाने के लिए कुछ नया करना है तो नया ट्रेंड है रख देते हैं, ये वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम जो लगना है वो तो लगना ही है, क्योंकि वी कैन नॉट स्किप until and unless पंडित जी इफ दे स्किप एनी रिचुअल कि भाई टाइम नहीं है तो 2-4 रिचुअल्स, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, पर अदरवाइज उनका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी आप सिर्फ वेडिंग विधि तो नहीं करते, आप जो है पीठी भी करवाते हो, जो हल्दी रहती है वो करवाते हो, मेहंदी फंक्शन, संगीत फंक्शन, ये सारा रहता है। अभी माइंड यू मेहंदी और पीठी में उतना भारी मंत्र नहीं होता। हाँ, नहीं होता, फुल टू धमाल टाइप ऑफ। हाँ, पर वहाँ पे जो है लोग आजकल फूल फेंक रहे हैं और हल्दी, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है? फूल फेंकना तो मुझे लगता है फोटोज के लिए ही है, फोटोज के लिए ही होता है, और क्या पानी थोड़ा बचे और मजा आता है सबको। जो और पूरा मेकअप खराब नहीं होता है लड़कियों का, नहीं होता, और फूलों से एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी इट्स नाइस वे टू कम टुगेदर एंड टू एंजॉय एज फैमिली। सब लोग आए हैं वहां, जब बड़े छोटों का भेद भूलकर जेठ जेठानी सब साथ में मिलकर एंजॉय कर सकते हैं, यही तो मौका है। बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ पीठी जो हल्दी लगाते हैं उसका मीनिंग ये है कि एक ग्लो आता है। पीठी में हल्दी होती है और दूसरे भी हर्ब्स होते हैं। असल के ज़माने में वो असल के हर्ब्स डालकर बनाते थे, स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस डे।
तो वो जब पूरे शरीर में लगती है और फिर आप जब नहा के बाहर आते हो तो आपकी त्वचा जो है वो कहते हैं ना निखरती है। तो निखरती है। आजकल तो ब्राइडल पैकेज में ही हो जाता है, पहले तो ऐसे नहीं था ना, पहले तो नोबडी कुड अफोर्ड दैट, यही दादी माँ के जो हल्दी चंदन था वही चलता था। तो इससे क्या होता है कि एक हल्की फुल्की रिचुअल हो जाती है, घर के सभी लोग पीठी लगाते हैं तो सबको लगता है कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया, इतनी दूर से आए हैं तो ऐसे ही देखने के लिए नहीं, हमें भी कुछ काम पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसलिए यदि आपने देखा होगा तो बोलेंगे चाची आप भी पीठी लगा लो, कोई छूट ना जाए, हर किसी को एक एक को बुलाकर दो, एक तरीके से सम्मान मिला, मजा आता है। आपकी स्किन एंटीसेप्टिक होने की वजह से अगर कुछ भी एलर्जी या उस टाइम पे हुई हो ये वो तो वो साफ सुथरी हो जाती है। और एक तरीके से जब ग्रूम के घर में जब ब्राइड की फैमिली मेंबर्स पीठी लगाने जाते हैं तो पहले के जमाने में क्या था कि डायरेक्टली देख के या पूछ नहीं सकते थे, राइट? तो इस बहाने पहले के जमाने में होता था कि उसको चेक कर लेते कि भाई सब ठीक है ना, अभी भी टाइम है, दूल्हा भाई हर तरह से, अगर वो देख सकते हैं कि दुल्हन चल के दिखाओ गा के दिखाओ तो हम भी उतना देख सकते हैं कि वे दूल्हे मियाँ अच्छे हैं कि नहीं। तो इस तरह की एक आदान प्रदान वाली बात हो गई। फिर धीरे धीरे उसमें सब एड ऑन होता गया। फिर वो लोटस वाले गमले, हाँ गमले में बिठाकर, फिर अभी पानी, अब फूलों की होली आई है, तो चलता जाता है। जो मेहंदी है उसका क्या अर्थ है? मेहंदी एक तो डेकोरेटिव पर्पस तो है ही, साथ में वो मस्तिष्क को, अगर आप जब मेहंदी लगाते हैं तो ठंडा ठंडा फील होता है, राइट? सर पे भी हम लगाते हैं, कूलिंग इफेक्ट तो देता है, साथ में एक डेकोरेटिव भी हो जाता है और एक माहौल बना रहता है। इस बहाने क्या होता है कि जो घर की औरतें होती हैं, अभी तो जेंट्स भी आते हैं सब लोग साथ में, तो एक घर में शादी वाला माहौल बन गया वो लगता है। सब लोग मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, सब मिलके गाते करते हैं, ये सब करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई शादी वाला घर है, यहाँ अभी धीरे धीरे फंक्शन चालू होंगे, सब शोर शराबा शुरू हो गया है। टेल मी, अगर किसी भी इंसान को आपको बुक करवाना हो तो कितने समय पहले बुक करवाना होता है, कैसे बुकिंग प्रोसीजर्स रहती है, और क्या सिर्फ एंकर्स होते हैं आपकी तरह या आपको सिंगिंग की टीम की भी रिक्वायरमेंट रहती है फ्लो क्रिएट करने के लिए? कभी कभी ऐसे होता है कि दे हैव अदर अरेंजमेंट्स, तो वो सिर्फ एंकर्स को भी बुक करते हैं। जैसे मैंने लॉकडाउन में करा था शो, सिंस इट वाज हेवी लॉकडाउन इन 2020 एंड ओनली 20 पीपल वेर अलाउड, दैट टाइम ऐसा था, तो मुंबई में ही एकदम सारा प्रोटोकॉल फॉलो करके दे कट डाउन टू सिंगर टीम, उन्होंने ये मना कर दिया, सिर्फ मुझे बुलाया था, तो मैंने ही सब एक्सप्लेन किया था और साथ में सॉफ्ट म्यूजिक बजता गया था, तो आई जस्ट कोऑर्डिनेटेड विद डीजे और ये सब हो गया। उसका यूट्यूब भी लाइव गया और वो सब चला। ये भी है, सिंगर्स की टीम भी आ सकती है, तो कभी कभी छोटी से लेके बड़ी सिंगर्स भी टीम होती है, जिसमें कभी कभी पंडित जी भी साथ में लाते हैं बहुत सारे सिंगर्स। जो विवाह मंडप में जो पंडित जी होते हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, पर साथ में जो पंडित जी लाते हैं वो नीचे भी सिंगिंग टीम के साथ साथ बीच बीच में स्वस्ति वाचन या कोई मंत्रोच्चार साथ में बोले, तो 5 पंडित है, 10 पंडित है, 20 पंडित भी रखते हैं, शहनाई रखते हैं पीछे, सितार शहनाई का भी इंस्ट्रूमेंट पीछे रखते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट आता है पूरी टीम का, कि वहाँ जो विधि चल रही है सो अलग, यहाँ से विधि मुताबिक मंत्र या गीत जाते हैं, पंडित जी उसका स्वस्ति वचन करते हैं, यहाँ से एंकर उसको समझाती जाती है। तो कोई भी चलेगा, मतलब आप सोलो भी आ सकते हो और एक पूरी बड़ी टीम होगी तो जिसकी रिक्वायरमेंट। और कितने दिन पहले और कैसे बुक करना होगा? जनरली जब वेडिंग का सीजन होता है वो हमारा अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक तो बहुत फुल जाता है, तो अगर पहले से ही डिसाइडेड है कि कब आपका डेट है, तो यदि आप अगले मार्च या जून से ही स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे पास अभी नवंबर दिसंबर का तो स्लॉट धीरे धीरे होने लगा है, यू नो। हाँ, बिल्कुल काम शुरू हो जाता है, लास्ट मोमेंट काम भी तब बहुत आते हैं कि हम गोवा में बैठे होते हैं, वहां से फोन आता है अभी आपको हैदराबाद जाना है, हैदराबाद से निकले नहीं, वहां से आता है अभी आपका फ्लाइट हो गया है, जयपुर जाना है, तो ये चक्कर भी हो जाता है, तो सूनर द बेटर। ओके, ठीक है। इनकी जो सारी डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है और साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन भी की है। सो आई होप आप लोगों को ये जो पॉडकास्ट है इस पे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बिल्कुल, काफ़ी सारी जो हमारी ट्रेडिशंस है, विधि है, उसके बारे में जानने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू पीपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट है हम लोग यहाँ पे लाते जाएंगे। थैंक यू सो मच मेधा जी, आप यहाँ पे आए। आई एम ग्रेटफुल, वी ऑल आर ग्रेटफुल टू लिसन। I really enjoyed. Thank you so much, Mansi.